नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में मैं सभी मीडिया कर्मियों का, प्रेस के अपने साथियों का, बंधुओं का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। और आज की प्रेस वार्ता ये कहकर शुरू करना चाहती हूं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर था इंतज़ार जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ईमानदारी और पारदर्शिता की नींव पर वैकल्पिक राजनीति की बड़ी इमारत खड़ी करने का बड़ा दावा करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी किस तरह सरेआम बेनकाब हो रही है, ये बात बहते पानी की तरह साफ है। तो कट्टर ईमानदारी से घोर भ्रष्टाचारी तक का सफर केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत जल्दी पूरा कर लिया। तो आज की प्रेस वार्ता में 3 सवाल पूछकर शुरू करूंगी और उसके बाद एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। तो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी और उनके नेताओं से एक कदम भी पीछे नहीं है शराब माफिया के साथ साठगांठ करने में, पैसा उगाही करने में, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से चंदा लेने में। इस बात का खुलासा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी करेंगे। पर पहले 3 सवाल, बहुत ही प्रमुख 3 सवाल जो आम आदमी पार्टी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछना चाहती है। तो पहला सवाल ये है, बहुत ही सीधा, स्पष्ट पर थोड़ा कड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ये तय करके एक प्रेस वार्ता करे और दिल्ली की जनता को जानकारी दे कि उनकी शराब नीति उनके हिसाब से सही है या गलत है। अगर सही है तो सीबीआई जांच की खबर आते ही ये डर के मारे टांगे क्यों कांपने लगी? जिस नीति को लाभकारी बताते थे, जिस नीति को दिल्ली को रेवेन्यू सरप्लस बनाने की सबसे मजबूत कड़ी बताते थे, उस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? और वापस लेकर उन्हीं शीला दीक्षित जिनके बेईमान लिखकर पोस्टर ऑटो के पीछे चिपकाए जाते थे, उन्हीं शीला दीक्षित जी की नीति की शरण में क्यों आना पड़ा, ये तो बताना चाहिए। और अगर वो ये कहते हैं कि नीति सही नहीं थी इसीलिए वापस ली, तो गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, ये भी बताना चाहिए। गलत काम करें और सीबीआई की जांच ना हो, ये आम आदमी की तो डिमांड नहीं हो सकती। ये तो बड़ा वीवीआईपी कल्चर है कि हम नेता हैं, हम मंत्री हैं, तो हमारी जांच भी नहीं हो सकती। कितने दूध के धुले हैं मनीष सिसोदिया, क्या इस बात का दूध और पानी का पानी नहीं होना चाहिए? ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल, भाई लोकतांत्रिक मूल्यों में जो भी व्यक्ति, नेता, राजनीतिक दल विश्वास करता है, मैं समझती हूं कि उसका कर्तव्य बन जाता है कि अगर उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई हनन करने की कोशिश कर रहा है, पैसों का लालच देकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग किस्म के प्रलोभनों के जरिए संघीय ढांचे पर चोट करने की कोशिश कर रहा है और मनीष सिसोदिया जी को फोन करके एकनाथ शिंदे बनाकर पार्टी में 2 फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो उस आदमी का नाम और फोन नंबर आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? किसे बचाना चाहते हैं आप? किसकी मदद करना चाहते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि ए टीम और बी टीम का खेल फिर से शुरू हो गया है? हिमाचल और गुजरात के मद्देनजर ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की अगर साठगांठ नहीं है, तो मैं समझती हूं कि पहली फुर्सत में एक प्रेस वार्ता करके ये बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं भाजपा के जो 70 विधायकों में से 62 विधायकों की पार्टी को भी तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। अब आप ये खुद ही अंक गणित कर लीजिएगा कि 62 विधायकों का 2/3 कितना होगा और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पर अगर हो रहा है तो आप सार्वजनिक करिए, ये जरूरी है। अब तीसरा सवाल, और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पंजाब में इनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगता है और वो ढोल नगाड़े के साथ पूरे देश में बताते हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया। ये नहीं बताते कि संगरूर में चुनाव था और तालियों के साथ वोट भी बटोरने थे, पर ये पूरे देश में ढोल नगाड़े बजते हैं, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को अरेस्ट कर लिया। दिल्ली में मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ जाती है, 144 करोड़ के घोटाले का खुलासा हो जाता है।
सीबीआई की जांच, सीबीआई की एफआईआर आ जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ या मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लेने की बजाय केजरीवाल उन्हें भारत रत्न देना चाहते हैं। एक भ्रष्टाचारी को भारत रत्न देने की बात हो रही है। तो कमाल की बात यह है कि वहां का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है, यहां का स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है। 2-2.5 महीने से जेल की हवा खा रहे हैं, याददाश्त चली गई, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया गया, बर्खास्त नहीं किया गया। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय कौन चला रहा है? याददाश्त गए हुए व्यक्ति जेल से चला रहे हैं या उनके बिहाफ पर कोई डिफैक्टो चला रहा है, किसी को मालूम नहीं है। और मालूम कैसे हो? ये तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कोई पोर्टफोलियो ही नहीं लिया हुआ, दिल्ली की कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके पास ताकि देश की राजनीति में पैर पसार सके। तो ये जानना चाहती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि अगर कोई केजरीवाल का करीबी भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचार तो क्या ऐसा लगता है उसे 100 खून माफ है, मनीष सिसोदिया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। या फिर ये मान लिया जाए कि ये तार सीधे मुख्यमंत्री के साथ ही जुड़े हैं, शराब माफिया की पैसा उगाही सिर्फ मनीष सिसोदिया तक सीमित नहीं है, केजरीवाल के हाथ भी इसमें रंगे हुए हैं और शायद इसीलिए मनीष सिसोदिया का इस तरीके से बचाव हो रहा है। 3 सवाल, शराब नीति सही है या गलत है? सही है तो वापस क्यों ली, और गलत है तो गलत काम पे कार्रवाई क्यों ना हो? दूसरा सवाल, आपकी पार्टी को कोई तोड़ने का षड्यंत्र कर रहा है, पैसा देकर खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है, तो आप मुंह पर दही जमाकर क्यों बैठे हैं? सार्वजनिक करिए उस व्यक्ति के पहचान को, बताइए देश को कि कौन वो व्यक्ति है जो लोकतंत्र का ऐसा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा दल है। केवल नाम लेने से नहीं होगा, आरोप साबित करने पड़ेंगे, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जो शीला जी के खिलाफ 14 फाइल लेकर घूमने की बात करते थे। 8 साल हो गए, एक पन्ना नहीं दिखा पाए। आपकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक आप तथ्य के साथ उसे जनता के सामने ना करें, सार्वजनिक ना करें। और पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री अरेस्ट हो सकता है तो सीबीआई की एफआईआर के बाद निष्पक्ष जांच के लिए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? जेल की हवा खा रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? ये 3 प्रमुख सवाल हमने पूछे। और अनिल चौधरी जी को माइक देने से पहले एक बात मैं और करना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद इस बात से बहुत आहत हूं। जैसे ही मनीष सिसोदिया जी की चोरी पकड़ी गई, बेईमानी पकड़ी गई, काले करतूतों और कारनामों का भांडा फूटा, तो वो जाति जाति खेलने लगे। वैकल्पिक राजनीति हवा में चिड़िया की तरह फुर्र हो गई। महाराणा प्रताप याद आ गए, राजपूत वंश याद आ गया। जब ये अन्ना आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी के भक्त थे, तब इन्हें थप्पड़ भी पड़ते थे, कहीं आपको याद होगा, तो थप्पड़ पड़ जाता था तो गांधी समाधि पहुंच जाते थे राजघाट और पश्चाताप के घड़ियाली आंसू बहाने लगते थे। पंजाब का चुनाव आया तो गांधी को भूल गए, भगत सिंह के चेले हो गए, इस कदर भूल गए कि दफ्तर से फोटो ही गायब हो गई गांधी जी की, किसी सरकारी दफ्तर में फोटो नहीं बची। और आज जब भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो महाराणा प्रताप की शरण में जा रहे हैं। मैं इस पर घोर आपत्ति व्यक्त करती हूं और मैं कहना चाहती हूं कि अपने काले कारनामों की ढाल शूरवीर महाप्रतापी महाराणा प्रताप को ना बनाएं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं, और आप लोग भी समझते होंगे कि ना महात्मा गांधी ने, ना भगत सिंह ने, ना महाराणा प्रताप ने कहा होगा इनसे आके कि पंजाब में तो नारा दो शराब नशा मुक्ति का और दिल्ली को नशे की राजधानी बना दो। महाराणा प्रताप ने, गांधी जी ने और भगत सिंह ने नहीं कहा था इनसे कि आप सारे नियमों की धज्जियां उड़ाइए, 100 मीटर के दायरे, मंदिर हो चाहे स्कूल हो चाहे रेजिडेंशियल कॉलोनी हो, 100 मीटर के दायरे में ठेके खोलिए और खेलो गली जैसी शेल डमी कंपनीज को रेवड़ी की तरह लाइसेंस बांट दीजिए, 144 करोड़ का घोटाला करिए। ये किसने कहा था आपसे? किसी ने नहीं कहा कि वायबिलिटी रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट को सबमिट किए बिना ठेके खुलवाइए। हमारे दिल्ली के छात्रों और बच्चों का भविष्य सुधारने की बात करते थे, किसने कहा था आपसे कि 25 साल की उम्र को 21 साल कर दें, एक के साथ एक बोतल फ्री बांटे और लतियल बनाए दिल्ली के बच्चों को? ये आपकी करनी है, ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार आपकी करनी है। और जैसी करनी होती है केजरीवाल जी, वैसी ही भरनी होती है। और इसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक कहावत जो हमने सुनी थी, चोर चोर मौसेरे भाई, और जो हम लगातार कहते रहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, मोदी जी और केजरीवाल जी, इनकी कार्यशैली में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
तो चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को यथार्थ में कैसे बदला जाता है और किस तरह से शराब माफिया से पैसे की उगाही की जाती है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी से चंदा लिया जाता है, इस बात का खुलासा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी करेंगे। अब मैं उनको आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद रागिनी जी। एक बार फिर मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और बड़े विस्तार से रागिनी जी ने आम आदमी पार्टी और भाजपा के चरित्र को या उनके संबंधों को बड़े विस्तार से आपके सामने रखा है। और इससे पहले कि मैं इस पूरी आबाकारी नीति में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो उसकी मनी ट्रेल के बारे में मैं चर्चा करूं, साथियों पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार इस विषय पे नज़र रखे हुए हूं और देख रहा हूं कि किस तरह से भाजपा और आम आदमी पार्टी के आरोपित शराब मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने बचाव को लेकर के किस तरह से मुद्दे भटकाने के लिए नए नए नित पैतरे बदल रहे हैं। उसके कुछ उदाहरण इस तरह के हैं और उनकी बयानबाजी आप देखें। जब ये नीति बनाने की बात आई, हालांकि वो मैं पहले भी कहा है कि कोविड काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, बेड के लिए संघर्ष कर रहे थे, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब मंत्री शराब माफिया के साथ मिलके शराब नीति पे काम कर रहे थे। और उस शराब नीति पे काम करते हुए जब इस नीति को लागू किया गया तो शुरुआत में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस नीति का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली के लिए रेवेन्यू सरप्लस होगा। ये पहला कार्ड था। अफसोस इस बात का होता है कि जब इस नीति की समीक्षा करते हैं तो इसके विपरीत 567 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जाता है। जब इस पे सवाल पूछते हैं तो अरविंद केजरीवाल फिर विषय को भटकाने के लिए फिर एक बात कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन ये शराब नीति होगी। अरविंद केजरीवाल बड़े दावे के साथ कहते हैं और इनके शराब मंत्री कहते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये 31 जुलाई 2022 को वापस ले ली जाती है। लगभग 8 से 9 महीने में ये नीति वापस हो जाती है। तो भाई विश्व की किस तरह से सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, इस पर जब आप पूछते हैं तो अगली बात कहते हैं कि इस नीति में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल जी की इसमें भूमिका संदिग्ध। हालांकि इस बात को हम कहते रहे हैं कि लगातार जब कांग्रेस पार्टी इस पर प्रश्न पूछ रही थी तो एलजी साहब ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। हम भी ये बात कह रहे थे कि भाजपा के उपराज्यपाल साहब और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में ऐसी क्या डील हुई है कि इस नीति को पास कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो उपराज्यपाल पे आरोप लगने शुरू हुए और आने वाले समय में और कई लोगों पे इस तरह के आरोप लगेंगे। जब कहते हैं ना कि जब पोल खुलनी शुरू होती है तो एक दूसरे की पोल खोलने का काम फिर सब लोग करना शुरू करते हैं। अभी अधिकारियों पे गाज गिरी है, अभी अधिकारी भी बोलना शुरू करेंगे। फिर कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं। किस तरह की ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं ये तो आप सब लोग देख चुके हैं। सीबीआई की प्रथम एफआईआर में मनीष सिसोदिया को नंबर 1 भ्रष्टाचारी माना गया है। तो ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। शीला दीक्षित की आबाकारी नीति पे प्रश्न उठाने वाले मुख्यमंत्री लौट करके फिर शीला दीक्षित की आबाकारी नीति को सही मानते हैं। और यह दर्शाता है कि जो 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली को दिए इस बेहतरीन शहर बनाने में, शीला जी के चेहरे पे जो व्यक्ति कालिक पोतता था, आज उस शीला दीक्षित आज हमारे बीच में नहीं। क्या उससे माफी मांगेंगे? 8 महीने में आपने कदम खींच लिए, बेहतरीन विश्व की पॉलिसी जिसको आप कहा करते थे उससे पीछे क्यों हटे? अपने आप में साबित हो जाता है। और शीला जी की आबाकारी नीति में जिस भगत सिंह जी का नाम लिया जाता है उस दिन को ड्राई डे के रूप में हम सब लोग जानते थे। ये वो मुख्यमंत्री है जिसने तमाम ड्राई डे को खत्म कर दिया। और बात करते हैं अपने बचाव में भगत सिंह की और महाराणा प्रताप की, जो बात रागिनी नायक जी ने कही। जब उस पर आगे बढ़ते हैं तो फिर गुजरात चुनाव का कार्ड ले आते हैं। गुजरात चुनाव को आगे रखा जाता है। सब जानते हैं गुजरात से पहले गोवा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की हालत हुई है, तो स्वाभाविक है चुनावी उद्देश्य से गुजरात को भी मैदान में उतारा जाता है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स कार्ड खेला जाता है। अरे बात शराब नीति की हो रही है, आप लेकर के आ रहे हैं शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, और वो स्वास्थ्य नीति
जिसमें कोविड काल में सबसे ज्यादा राजधानियों में कहीं मौत हुई तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौतें हुई हैं। जिस शिक्षा नीति की बात कर रहे हो तो ये दिल्ली का 10वीं का बोर्ड पहले 10 बोर्ड की यदि श्रेणी में गिना जाए तो आज सबसे निचले स्थान पर है। और ये दिल्ली का शिक्षा का स्तर शिलाजी के समय में टॉप 10 बोर्ड में हुआ करता था। तो ये शिक्षा का स्तर है। लेकिन विषय को, मुद्दे को भटकाने के लिए बार बार अरविंद ये कदम उठाते रहे हैं। विपक्ष पर सीबीआई ईडी के दुरुपयोग की बात की गई तो कहना चाहता हूं साथियों, ये जो आबाकारी नीति की जो कंप्लेंट है, ये जो शिकायत है, ये सबसे पहले इसकी लड़ाई लड़ने वाली यदि कोई पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी। और ये इसका पुख्ता सबूत है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बार बार दिखाता हूं मैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस वार्ताएं हमने की, मुख्यमंत्री के घर का, निवास का हमने घेराव किया, जन जागरण पोल खोल यात्राओं के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा। हम पहले आगरा के मूड में जाकर के इस सरकार को जगाना चाहते थे और जब नहीं जागे तो यही कारण है कि पुलिस कमिश्नर के पास हम 3 जून 2022 को जाकर लिखित रूप में शिकायत करते हैं। यह उसका प्रमाण है साथियों। और ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, कई बार जब इतना दुरुपयोग बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है जब सही कार्रवाई होती है तो वो भी संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। लेकिन दिल्ली का भ्रष्टाचार का मसला बिल्कुल क्लियर है कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ। फिर एक नया बयान, ऑपरेशन लोटस का हट। अरे भाई, आप चाहते क्या हैं? पिछले 10-15 दिनों में जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, बगैर किसी प्रामाणिकता के ऊपर रागनी जी ने उनसे साक्ष्य मांगे हैं, बताया जाए, कहा जाए 62 विधायकों को तोड़ने की साजिश हो रही है। अरे पूरी तरह से साबित हो चुका है कि और बी टीम के रूप में आप यहां काम कर रहे हैं, तो इसमें ना तो कोई संभावना है ना इस पे कुछ कहा जा सकता है। जब इस पे भी आप आगे घिरते नजर आते हैं तो आप अपनी जाति और महापुरुषों के पीछे छिपने का काम करते हैं। सर मानी चाहिए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया। महाराणा प्रताप, भगत सिंह की औलाद जैसे संवाद करते हैं। आप देखिए, कट्टर ईमानदार पहले भगत सिंह का नाम लिया जाता था, और जिस भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में फंदे को चूम लिया हो, उस भगत सिंह ने कभी कल्पना नहीं की कि 21 साल की उम्र में दिल्ली के युवाओं को दारू पीने का अधिकार दिया जाए। आज भगत सिंह के परिवार के लोग यदि इस बयान को सुने तो मैं समझता हूं सबसे निंदनीय है। यदि कोई बयानबाजी अरविंद केजरीवाल की तरफ से रही है तो ये भगत सिंह के अपमान करने वाली बयानबाजी है। भारत रत्न की बात कही, मैं कहना चाहता हूं यदि वाकई भ्रष्टाचार में कोई श्रेणी शुरू हुई भविष्य में, जिसकी उम्मीद नहीं है, पर यदि कोई भ्रष्टाचार में किसी ने शुरुआत की तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को भ्रष्टाचार की श्रेणी में भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। उसकी अनुशंसा मैं भी करना चाहता हूं। साथियों, कांग्रेस लगातार इस विषय पर जहां संघर्ष कर रही थी, जैसे मैंने कहा दर्जनों धरना हो, प्रदर्शन हो, प्रेस वार्ता हो, उसके माध्यम से संघर्ष कर रही थी, वहां भाजपा के कुछ जो सूरवीर हैं वो मौन बन के बैठे रहे। क्योंकि जो विषय मैं अब आपके सामने रखना जा रहा हूं, यह विषय भाजपा को भी आपके समक्ष उनकी कथनी और करनी का जो फर्क है वो रखना बहुत आवश्यक समझता हूं। दिल्ली के द्वारा जब नशे की राजधानी सरकार के द्वारा, अरविंद के द्वारा बनाई जा रही थी, एक नई पहचान दी जा रही थी, तो भाजपा के भ्रष्टाचार में भागीदार बन चुप बैठे थे। इसीलिए मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था कि 8 विधायक, 7 सांसद, 150 से ज्यादा पार्षद, दिल्ली प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष, पूरा संगठन मौन बन करके चुप रहा। 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया था, वहां लगभग 134 दुकानें खोली गई। इस नॉन कन्फर्मिंग एरिया के लेकर के हम हरदीप पुरी साहब जो भाजपा के मंत्री, उनसे भी मिले। ये हमारा प्रयास है जो दिखाता है कि इस दिल्ली के लिए हम चिंतित थे। लेकिन ना भाजपा का विपक्ष का नेता मिला, ना सांसद मिले, ना विधायक मिले कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में दारू की दुकानों के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं। और वहां पे दिल्ली के मेयर और भाजपा के लगभग 150 से ज्यादा पार्षद पैसा लेकर के वहां एमसीडी से लाइसेंस दिलवाने का काम कर रहे थे। यह मैं कहना चाहता हूं। तो साथियों, एमसीडी और डीडीए से मिलकर के 134 से ज्यादा दुकानें देहात में खोल दी जाती हैं जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया है। और जब बात खुलती है, पोल खुलती है, तो जांच की तरफ जब आगे चीजें बढ़ती हैं तब जाकर के उन पर रोक लगती है। और मास्टर प्लान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई वो सबने देखा है। इसकी शिकायत हमने लिखित रूप में जांच एजेंसी को भी दी गई, जो मैंने आपको पूर्व में दिखाई। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, भाजपा के सांसद महोदय अपने गाने की रिकॉर्डिंग में बिजी थे,
एक क्रिकेटर साहब रिकॉर्डिंग क्रिकेट मैच के दौरान लाइव कमेंट्री और मध्य प्रदेश के अंदर जलेबी का लुत्फ ले रहे थे। एक जनाब हंसराज हंस सिंह साहब की 4 लाइन हैं, दिल्ली में चोरी साड़ा हो गया, ओ की करिए दिल्ली नशे में टल्ली हो गया, गाना गुनगुना रहे थे साहब। कहां है वो सिंगर साहब? मुझे लगता है वो भी उसी में बिजी हैं। बाकी के लोग आज तक लापता हैं। दिल्ली की एकमात्र महिला सांसद ने आज तक चुप्पी नहीं तोड़ी है कि दिल्ली के अंदर शराब माफिया जब दिल्ली को कब्जा रहा था तो वो कहां थी, जिनका नाम मीनाक्षी लेखी महोदय। मास्टर प्लान को लेकर के मैंने बताया और भाजपा की कथनी करनी का मैंने बताया, जनजागरण का जिक्र मैंने आपसे किया। सवाल इस बात का है कि हम शिकायत लिखते हैं और भाजपा के सूरवीर जो आजकल डिबेट में उतरे हुए हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से सोए हुए थे, नींद में पूरी तरह से। तो कांग्रेस का जो सड़कों का संघर्ष रहा साथियों, जो शिकायत रही, हम लोग 3 जून 2022 को शिकायत करते हैं। जब सड़क के संघर्ष से इनकी नींद नहीं टूटती है और ये लोग इस पे संज्ञान नहीं लेते, तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस पूरी आबाकारी नीति को थोपने का काम करते हैं, तो हम शिकायत लेके दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के कार्यालय जाते हैं। उसके बाद यदि आप देखें 8/7/2022 यानी लगभग 1 महीने बाद चीफ सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट देते हैं। 20/7 को एलजी साहब अनुशंसा करते हैं। यह दर्शाता है साथियों, इससे पहले यदि संघर्ष किसी ने किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। उन बहनों ने जो आवाज हम तक पहुंचाई कि जिन चौक चौराहे पर स्कूल की बसें रुकती हैं वहां पर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, उसका विरोध हम करते हैं। विरोध के स्वरूप महिलाओं पर लाठी भांजी जाती है, बाउंसरों से पीटा जाता है, यह पूरी दिल्ली ने माहौल देखा है। और जो बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली की सड़कों पर नित नए दिन लंबी लंबी सड़कें, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई शराब की, डिस्काउंट की, लोग अपने सरों पे कंधों पे 2-2 पेटियां लेके जाते नजर आते हैं। क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं था? क्या दिल्ली के लोगों को मजबूरन अपराधी बनाने की साजिश नहीं थी? जो घर में 2-4 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकता, उन लोगों को आपने 2-2, 3-3 पेटियां अपने घर में रखने के लिए, कानून तोड़ने के लिए विवश कर दिया। क्या यह एक अपराध नहीं था साथियों? इसीलिए आज जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था, भ्रष्टाचार भाजपा की मनी ट्रेल का मैंने जिक्र किया था। मध्य प्रदेश की एक सोम ग्रुप की जो कंपनी है, जिसके मालिक जेके अरोड़ा साहब हैं, उसका मैंने जिक्र किया। हालांकि 2 दिन से भाजपा के प्रवक्ता आजकल उसका नाम नहीं ले रहे। जब उनको पता चला है कि भाजपा के खाते में व्हाइट का पैसा डाला है लगभग 2 करोड़ रुपए, और यह उस समय डाला है जब यह नीति यहां बन रही थी, वो प्रश्न मैं आज फिर दोहरा रहा हूं। 28/8/2020 को 1 करोड़ रुपए, 30/10/2020 को 50 लाख रुपए, 21/12/2020 को फिर 50 लाख रुपए, यह भाजपा के सीधे अकाउंट में सोम ग्रुप ने पैसा दिया है। यह पक्के का पैसा है। इसीलिए 72 घंटे बाद भी आज तक भाजपाई के जो सूरवीर हैं अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, मुंह पे टेप लगी हुई है, जवाब नहीं देते कि पैसा किस लिए आया, यह पैसे का लेन देन जो हुआ। अब सवाल साथियों आज के उस मेन बिंदु का है। कल साथियों एक खबर लगी है, वो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और जो मैंने आपके सामने बात रखी कि ये कंप्लेंट, ये शिकायत, ये लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता की लड़ाई थी जो हम लड़ रहे हैं। इस खबर के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि मेरा नाम इसमें मेंशन है, कांग्रेस की शिकायत पे ईओडब्ल्यू ने जो कंप्लेंट पे जांच करनी शुरू की थी, जिसके दस्तावेज दिल्ली सरकार से मांगे गए थे, आज उस ईओडब्ल्यू जो शाखा है वो इस जांच को बंद करने की एक सूचना इसमें छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। और इसमें यह रिपोर्ट है महेंद्र सिंह मनराल साहब की, यह खबर है इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। ईओडब्ल्यू, कई और समाचार पत्रों ने भी छापी, लेकिन बाय नेम इसमें कांग्रेस का जिक्र है कि ईओडब्ल्यू इस जांच को बंद करने जा रही है। सवाल यह है साथियों, ये ईओडब्ल्यू में जो कंप्लेंट इसके खिलाफ है, वो भी एक भाजपा के तथाकथित मित्र दीप मल्होत्रा और उनकी कंपनी ओएसिस ग्रुप, जिसको लेकर के हम पहले ये कार्टेल जो तैयार हुआ
जिस तरह से महेंद्रू परिवार ने और बालाजी ग्रुप ने कार्टेल बना करके दिल्ली के शहर को खरीदने का काम किया, वही काम ओएसिस ग्रुप ने एक कार्टेल बना करके दिल्ली को खरीदने का काम किया और उसकी शिकायत हमने की थी। उस पे जांच चल रही है, लेकिन उस जांच को बंद करने की खबर आ रही है। सवाल यह उठता है कि दीप मल्होत्रा कौन है? दीप मल्होत्रा अकाली दल का पूर्व विधायक है, पंजाब का पूर्व एमएलए है, और ये दीप मल्होत्रा का जो ओएसिस ग्रुप है ये शराब का उत्पादक भी है और विक्रेता भी है दिल्ली में। इसमें भी सेम कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में पूरी तरह से क्लियर कहा गया है कि सेम एलिगेशन, सेम आरोप, इस तरह की जो हम जांच कर रहे हैं इसमें भी वही हैं। तो सीबीआई जांच कर रही है तो इसको बंद कर दिया जाए। अरे भाई, बंद क्यों कर दिया जाए? सीबीआई की कहीं किसी भी एफआईआर में दीप मल्होत्रा का नाम नहीं है। सीबीआई की एफआईआर में सोम ग्रुप का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? यह जवाब भाजपा क्यों नहीं देती? क्या वाकई सीबीआई का अब आगे दुरुपयोग करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्या भाजपा के मित्रों को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? अदरवाइज सोम इंडस्ट्री, सोम डिस्टिलरी जो ये भी उत्पादक है, फुटकर विक्रेता दिल्ली में है, वही अपराध, वही कार्टेल ओएसिस ग्रुप के दीप मल्होत्रा पंजाब के पूर्व विधायक का भी यहां है, जिसका पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर के बड़े संगीन आरोप हैं। तो जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी को और भाजपा को चंदा देता हो, आज वो दोनों ग्रुप, चंदा देने वाले ग्रुप कहे या मनी ट्रेल कहें या रिश्वत देने वाले कहें, वो दोनों ग्रुप सीबीआई की जांच से बाहर क्यों हैं? इस पे मैं समझता हूं भाजपा को जवाब देना चाहिए। और ये जो मेरा पुराना प्रश्न था उसमें ये प्रश्न मैं फिर से जोड़ रहा हूं कि ओएसिस ग्रुप की जो जांच चल रही है, ओएसिस ग्रुप की इस जांच को, जिसकी हालांकि नीचे दो कंपनी और हैं, नोवा गारमेंट्स और ओरिजिन अप्लायंसेस, ये सेल कंपनी है जिनको यहां काम मिले, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो साथियों, मेरा दिल्ली पुलिस से यह आग्रह रहेगा, हालांकि इसको लेकर के मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से पुनः मिलूंगा कि इस जांच को बंद ना किया जाए। यदि आवश्यक है तो इस जांच को ट्रांसफर किया जाए और सीबीआई को सौंपा जाए। अब तक के जो दस्तावेज है, प्रथम दृष्टि में जो जांच हुई है, उसको बंद ना करके सीबीआई को सौंपा जाए और ये दोनों नाम, दोनों कंपनियों के नाम भी इसमें सम्मिलित किए जाए, ये हमारी मांग रहेगी। तो साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में जो मैंने आपको दिखाया, उस दिन भी मैंने आपसे बात कही थी कि भाजपा ने खुद माना है, यह भाजपा का खुद का दस्तावेज है, जिन्होंने इलेक्शन आयोग में सौंपा। हर पार्टी को सौंपना होता है चंदा देने वालों की लिस्ट, तो इसमें पूरी तरह से यह साबित है। मैंने पूर्व में भी आपको दिया था, आज फिर दूंगा, किस तरह से 1 करोड़ 50 लाख और 50 लाख की रिश्वत कहिए, डोनेशन कहिए, या इस महाभ्रष्टाचार के अंदर मनी ट्रेल का खुलासा कहिए, जो मैंने आपके सामने रखा है। इससे संबंधित कोई जानकारी, कोई प्रश्न आपका ऐसा हो, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। धन्यवाद। देखिए सर, मैंने बड़े विस्तार से भी बात रखी। मैं एक आपको फिर पुनः वो डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। ये वो लेटर है, ये वो शिकायत पत्र है जो हमने किया सबसे पहले। ये तो शिकायत, ये लड़ाई तो कांग्रेस नहीं लड़ी। जब ये भ्रष्टाचार के मामले हमारे पास आए, जब इस योजना पे काम कर रहा, तो हमारे जो सूत्र थे उन्होंने बताया कि इस तरह की योजना पे काम किया जा रहा है। जब कोविड में दिल्ली घिरी हुई थी, तब से हम लोग सड़कों पे काम करें। मैंने मुख्यमंत्री घर का निवास का घेराव किया, उन्होंने अनसुना किया, तानाशाही अपनाई। एक साथ एक दिन लगभग 55 जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस वार्ताएं की। मैं आपको एक और सबूत दिखाता हूं। ये वो सबूत है जो हरदीपपुरी साहब से मैं मिला। मुझे भाजपा का कोई एक नेता दिखाए जो हरदीपपुरी साहब से नॉन कंफर्मिंग एरिया के विषय पे मिला हो। ये क्या दर्शाता है? पूर्व हमारे अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेता हमारे साथ हैं। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय को मरने देना नहीं चाहती थी
और ये कांग्रेस की शिकायत थी। दूसरा मैं दिखाता हूं, मैंने अन्ना हजारे जी को भी एक अनुरोध पत्र लिखा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके पुराने शिष्य हैं। ये वो चिट्ठी है। मैंने उनसे भी आग्रह किया कि अपने इस प्रिय शिष्य को समझाएं, दिल्ली को नशे की राजधानी ना बनाएं, बच्चों के लीवर से खिलवाड़ ना करें, बच्चों का जो देश का भविष्य है उससे खिलवाड़ ना करें। 21 साल में बच्चा ग्रेजुएट होता है, उसे रोजगार चाहिए, ना कि उसे शराब पीने का अधिकार चाहिए। कुछ चीजें कुछ पर्दे में कुछ बच्चे इस तरह के शौक रखते होंगे, लेकिन हर बच्चे को आप कानूनन अधिकार 21 साल में पीने का दे रहे हैं और भगत सिंह का नाम ले रहे हैं। तो मैंने 3 दस्तावेज आपको दिखाए, अन्ना जी की चिट्ठी, हरदीप पुरी साहब का ये, और कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला ये पत्र। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के 7 सांसद, 8 विधायक, 3 मेयर, 150 से ज्यादा पार्षद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कि कोई 4 लाइन का शिकायत पत्र वो कोई दिखाते क्यों नहीं है। मेरे पास ये सूचना है, इस कंप्लेंट ईओडब्ल्यू कंप्लेंट के बाद कई लोगों की छुट्टी हो गई है कि आखिर आपने कांग्रेस की ये शिकायत पर ईओडब्ल्यू में जांच शुरू क्यों कर दी। यही कारण है कि आज 2 तथाकथित इनके जो मित्र हैं, दीप मल्होत्रा, सोम डिस्टिलरी ऑनर्स को इस सीबीआई की एफआईआर से दूर रखा गया। आपके इस प्रश्न का एक बहुत ही सीधा सा जवाब यह है कि इस पूरे प्रकरण के ओरिजिनल कंप्लेनेंट्स, सबसे पहले शिकायतकर्ता हम यानी कि कांग्रेस पार्टी है। और जैसा कि अनिल चौधरी जी ने बताया आपको कि जब भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सारे सांसद और सारे निगम पार्षद इस इलीगल शराब नीति पर मुंह में दही जमाकर बैठे थे, तब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और दिल्ली के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शिकायत लेकर पुलिस के पास, एलजी के पास और यहां तक कि अन्ना हजारे के पास भी चिट्ठी पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो जो शराब नीति दिल्ली की जड़ों को खोखला कर रही है, दिल्ली के भविष्य को अंधकार में ले जा रही है, उस शराब नीति का हम सहयोग करें। भ्रष्टाचार जो आपने किया उसकी आड़ बन के कांग्रेस पार्टी खड़ी हो, उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए, आप दिल्ली को खत्म करने का काम कर रहे हैं और आपकी मदद करें। पर इसमें एक समस्या और है, असल में देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इतना ज्यादा हो चुका है कि जब सही काम भी वो करती है तो संदेह की दृष्टि में आ जाती है। वो आपने शेर आया वाली कहानी तो सुनी होगी। अब सच में दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की, उसके ऊपर अंततः सीबीआई जो जांच कर रही है, तो उसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी मदद क्यों नहीं करते, हम भ्रष्टाचारियों की मदद नहीं करते, दिल्ली को बर्बाद करने वालों की हम मदद नहीं करेंगे। हम खड़े रहेंगे, सड़क से लेकर सदन से लेकर संसद तक जहां भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं हम बोलेंगे, आवाज उठाएंगे और भ्रष्टाचारियों को हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि वो जेल के अंदर बंद हो। और इसी के साथ साथ अगर देश में प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए मोदी जी जांच एजेंसियों को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो उसके खिलाफ भी हम पूरी तरह से आवाज उठाएंगे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे।